जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। इससे पहले हम लोग फिजिक्स में चल रहे थे और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। और आज हम लोगों का क्लास होने वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्रांति, विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम, अगर इन तीनों पॉइंट की बात करें तो तीनों सबसे पहले सब एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है, क्रांति अलग होता है, विद्रोह अलग होता है और स्वतंत्रता संग्राम अलग होता है। ठीक है, तो युद्ध जो है, चाहे वो अन्य देशों के साथ हो या किसी देश में, देश के अंदर ही हो, तो किसी प्रकार की क्रांति हो, विद्रोह हो, इन सभी चीजों का होने का कुछ ना कुछ मुख्य कारण होता है, जिसके वजह से युद्ध की शुरुआत होती है, विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें 1857 का विद्रोह। देखिए, 1857 के विद्रोह में क्या था कि अंग्रेजों ने अपने कंपनी का अधिकार इतना अधिक तीव्र कर दिया था भारतीयों पर कि ये लोग जो थे, भारतीय लोग, उसके अंदर दबे जा रहे थे। कुछ ऐसी भी गलतियां थे कि अंग्रेज लोग ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करवाते थे जो कि धर्म के खिलाफ था। कुछ ऐसे ऐसे बदलाव कर रहे थे समाज में जो कि उनके सामाजिक हित के लिए नहीं था। यानी कई सारे तरीकों को देखें तो इससे यह पता चलता है कि युद्ध होने के पीछे का मुख्य कारण जो बनता है, या तो उनके सामाजिक चीजों में आप परिवर्तन कर दीजिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन कर दीजिए तो भी इनसे क्या होगा, तो युद्ध की संभावना बन जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर हम सामाजिक परिवर्तन कर देते हैं तो युद्ध की क्या हो जाती है, संभावना उत्पन्न हो जाती है। या उसके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कर दें तो आर्थिक स्थिति में अगर परिवर्तन करते हैं तो इनसे भी युद्ध की एक संभावना बनती है। ठीक इसी तरह से इसका राजनीतिक परिवर्तन कर दें तो इनसे भी क्या बनता है, तो युद्ध की क्या बनती है, तो संभावना बन जाती है। सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों से क्या देखने को मिलता है कि यदि इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो युद्ध की एक संभावना बनती है। अगर इन्हीं सभी में इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाए कि जो उनके हित में हो तो युद्ध की संभावना नहीं भी बनती है। कहने का मतलब, यदि समाज में किस तरह का परिवर्तन चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए यदि परिवर्तन किया जाए तो इससे युद्ध की संभावना नहीं बनती है। लेकिन जितने भी सारे हमारे देश अंग्रेज भी आ जाए तो उन्होंने अपने धर्म को ऊंचा रखा और अन्य सभी धर्मों को नीचा करने का, यानी यहां पर उन्होंने वर्चस्व दिखाया। तो कई सारे ऐसे कारण थे। तो चलिए आज इसी तरह का हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड क्रांति का। ठीक है, हम 3 पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं और तब हम लोग जानेंगे कि इसे फ्रांसीसी क्रांति ही क्यों बोले, फ्रांसीसी विद्रोह बोलना चाहिए, फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम बोलना चाहिए, परंतु हम लोग इसे क्रांति बोले। तो पहले हमें क्रांति का मतलब समझ लेते हैं, उनके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या आता है आपके पास, एक आता है क्रांति, एक होता है विद्रोह और एक होता है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, इनकी हम लोग पहले बात करें। देखिए, एक एक करके बारी बारी से अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कौन सा, तो विद्रोह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो विद्रोह की। देखिए, विद्रोह क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक में, ठीक है, अगर यदि मिलजुल कर या
एक साथ सभी सामंजस्य बैठा करके अगर किसी तरह का परिवर्तन कर देते हैं तो इनसे भी एक तरह का नया बदलाव आ सकता है, या बिना कुछ सोचे समझे यदि इन सभी में परिवर्तन कर दें, करने का मतलब बिना प्लान किए ही परिवर्तन कर दें तो भी इसी में से कोई ना कोई आएगा। और यदि इन्हीं में परिवर्तन तो कर रहे हैं परंतु धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे तो इसका अलग अर्थ होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बनाए हैं, विद्रोह। देखिए विद्रोह क्या होता है, यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सभी चीजों में बिना प्लान किए, बिना सोचे विचारे, बिना संगठन बनाए यदि इसमें परिवर्तन कर देते हैं तो यही विद्रोह कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक में बिना प्लान, बिना किसी संगठन, बिना बात विचार किए ही अगर एकाएक परिवर्तन लाने का प्रयास कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम बात करें फिर किसका, तो दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं किसका, तो स्वतंत्रता संग्राम की बात करें। देखिए स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता संग्राम का मतलब हुआ यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में प्लान के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, प्लान के माध्यम से, ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन करें। किस तरह से, धीरे धीरे क्या करें, परिवर्तन करें। ठीक है, अगर इसमें प्लान के माध्यम से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे, एक माध्यम बना करके धीरे धीरे यदि परिवर्तन किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता संग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो विद्रोह में देखिए हम क्या बताए कि यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक में बिना प्लान, बिना संगठन बनाए ही अगर परिवर्तन कर देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्रोह। जैसे आप सभी अवगत होंगे 1857 ईस्वी की, ठीक है, वो क्रांति नहीं था, वो क्या था, तो विद्रोह था। क्यों, क्योंकि ये विद्रोह में कोई व्यक्ति जो था एक तरह से प्लान नहीं किया था। जैसे इन लोगों ने अगर क्रांति करने का अगर इन्होंने संबंध एक दूसरे से जुटाया भी तो एकता उनमें नहीं थी। उन्होंने प्लान कब किया गया था और विद्रोह कब शुरू कर दिया। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति जो थी इसकी तिथि निश्चित की गई थी कि क्रांति उस दिन करेंगे, लेकिन इन लोगों में एकता नहीं होने की वजह से, ठीक है, तो इन लोगों ने क्रांति समय से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो जिसका परिणाम आप देखे ही थे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हावी हो गए थे। और साथ ही देखिए अगर इसमें 1857 की क्रांति में जितने भी व्यक्ति लड़े थे ये लोग अपने देश के लिए नहीं लड़े थे, ये लोग किसी न किसी रूप से अपने अधिकार के लिए लड़े थे। परंतु यदि यही लोग अगर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते तो ये निश्चित था कि हमें इस समय से पहले यानी 1857 में हमें आजादी अंग्रेजों से मिल गई रहती। परंतु ऐसा कोई बात नहीं था, ये लोग अपने लिए लड़ा था, अपने मांग के लिए लड़ा था, इन्हें अधिकार नहीं मिल रहा था इसलिए ये लोग लड़े थे। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे, परंतु हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो विद्रोह में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बिना प्लान किए, बिना संगठन किए अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्रोह कहलाता है। जैसे 1857 की क्रांति नहीं थी, वो एक क्या था, तो विद्रोह था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे स्वतंत्रता संग्राम का। यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में परिवर्तन प्लान के माध्यम से हो परंतु धीरे धीरे हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये नाम आप जरूर सुने होंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्र हुआ है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि ये प्लान के माध्यम से तो हुआ था परंतु धीरे धीरे करके चला था। अब हम बात करते हैं क्रांति का।
ठीक है। क्रांति क्या है कि यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में किसी प्लान के माध्यम से एकाएक परिवर्तन कर दें, अचानक परिवर्तन कर दें उसमें, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांति बोलेंगे। ठीक है। तो यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में एकाएक परिवर्तन कर दिया जाए तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए कि यदि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के बाद आप लोग कभी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करिएगा कि क्रांति वही है, विद्रोह वही है और स्वतंत्रता संग्राम भी वही है। तीनों में बहुत फर्क है। विद्रोह बिना प्लान किए, ठीक है, बिना प्लान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होता है, प्लान के माध्यम से परिवर्तन होता है परंतु धीरे धीरे। स्वतंत्रता संग्राम है, प्लान के माध्यम से किया जाए परंतु एकाएक कर दें, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांति बोलेंगे। चलिए अब इसी तरह से हम लोग ये बात तो पकड़ लिए कि प्लान के माध्यम से हुआ है, इसका मतलब फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, यह क्रांति कैसे हुआ है? तो प्लान के माध्यम से हुआ है। तो आइए हम लोग इस विद्रोह का कारण पहले सबसे जानेंगे कि क्या वजह रहा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ है। ठीक है। देखिए इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि क्रांति, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, ये सब चीज होने के पीछे का एक ही कारण है कि आप इन सब चीजों में परिवर्तन गलत तरीके से किए होंगे, तभी इस तरह की भावना उत्पन्न होती है लोगों में। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इनका फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण आप लोग ध्यान से समझेंगे, यहीं से आपका स्टार्ट होता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, इस कारण को हम लोग समझते हैं, इसका कारण क्या था। देखिए पहला कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, इसकी अगर हम बात करें सामाजिक कारण का, फ्रांस की समाज व्यवस्था कैसी थी, इसमें किस तरह का शासन था, यहां पर कौन शासन कर रहा था और किस तरह इसके सामाजिक चीजों में परिवर्तन कर दिया जिसका परिणाम क्रांति की ओर लाया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि यहां पर शासन जो चल रहा था फ्रांस में शासन जो चल रहा था वो बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का शासन था। और बुर्बो वंश के शासन जो चल रहा था, इस वंश के राजा ने, ठीक है, इसे समाज को, अपने समाज को राजा ने अपने हित के लिए इसे एक नहीं 3 स्टेट में तोड़ दिया था। ठीक है। सामाजिक कारण में फ्रांस ने क्या किया था, अपने समाज को एक नहीं 3 स्टेट में इसे तोड़ दिया था। और इसमें भी कुछ इस तरह से बदलाव था कि वो समाज के लिए हित में था ही नहीं। देखिए इन्होंने, बुर्बो वंश ने क्या किया था, अपने समाज को बांटा था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के रूप में इन्होंने अपने समाज को बांट करके रखा था। 3 स्टेट में बांटा था। प्रथम स्टेट, ये जो प्रथम स्टेट था सबसे उच्च वर्गीय स्टेट हुआ करता था और इस स्टेट में रहने वाले लोग को क्या कहता था, तो पादरी कहते थे। प्रथम स्टेट में जिन्हें रखा गया था उन्हें क्या कहते थे, तो पादरी कहते थे। और द्वितीय स्टेट में जितने भी लोग को रखे गए थे वो कुलीन वर्गीय लोग थे। और तृतीय स्टेट में जो था वो व्यक्ति था कौन, तो जन साधारण व्यक्ति था। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर बुर्बो वंश ने अपने समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर रखा था। प्रथम स्टेट पादरी कहलाता है, द्वितीय स्टेट कुलीन कहलाता है और तृतीय स्टेट क्या था, तो जन साधारण था। इनमें से जब समाज को इस तरह से इन्होंने बांटा था तो ये जो था आपका थर्ड स्टेट यानी जन साधारण लोग, इन्हीं को केवल राजा को और पादरी लोग जो थे, जो कि चर्च में रहते थे, कहां रहते थे, चर्च में रहते थे, राजा के अनुसार इन्हें एक ऐसी पावर दी गई थी कि ये लोग भी जो है ना, ये यहां से अपना टैक्स वसूल कर सकता है। किस नाम पर, तो चर्च के नाम पर।
ठीक है। तो ये बुर्बो वंश ने प्रथम स्टेट के पादरी लोगों को यह अधिकार दे दिया था कि आप भी किनसे, तो जन साधारण लोग अर्थात तृतीय स्टेट में रहने वाले लोगों से क्या कर सकते हैं, तो टैक्स की वसूली कर सकते हैं। और बुर्बो वंश के राजा ये स्वयं जो था, ये स्वयं क्या करता था, इन्हीं तृतीय स्टेट से क्या लेता था, टैक्स लेता था। परंतु न तो पादरी टैक्स भरता था और न ही कुलीन वर्गीय टैक्स भरता था। तो इन दोनों में किसी को टैक्स नहीं लगता था। केवल टैक्स कौन भरता था, तो जन साधारण लोग टैक्स के रूप में पैसे देते थे। तो ये पादरी लोग भी इनसे टैक्स लेता था और राजा भी इनसे क्या करते थे, तो टैक्स के रूप में पैसे वसूली करते थे। तो अब आप बताइए इस जगह कि ये जो आपका पादरी है ये टैक्स नहीं देगा, कुलीन वर्गीय ये भी टैक्स नहीं देगा, और जो बचे जन साधारण लोग, छोटे किसान थे, वकील थे, अदालत में कार्य करने वाले कर्मचारी लोग थे, छोटे किसान थे, मजदूर थे, नौकर थे, इन्हीं लोगों के ऊपर केवल टैक्स लगाया गया था और टैक्स के पैसे ये लोग जमा करते थे। ठीक है। तो देखिए इस तरह का समाज कहीं से भी अच्छा नहीं था, जिसका परिणाम जो हुआ था, ये फ्रांसीसी क्रांति का उदय होने का एक प्रमुख कारण ये बना था कि इन्होंने केवल तृतीय स्टेट के लोगों से कर के रूप में लेते थे, बाकी किसी से नहीं लेते थे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या सब पूछेगा, तो सामाजिक कारण से एक नहीं 3 या 4 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति में समाज कितने वर्गों में बटा था, तो ध्यान रखेंगे 3 स्टेट में बटा था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट कुलीन, तृतीय वर्ग जो था वो जनसाधारण लोग थे। ठीक है। तृतीय स्टेट में कौन आते थे, तो ये इसमें जमींदार वगैरह आते थे, डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, अदालत के कर्मचारी आते थे, छोटे किसान आते थे, मजदूर नौकर ये सभी इसमें आते थे जिन्हें टैक्स लगता था। ठीक है। प्रथम स्टेट पादरी था, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये लोग टैक्स के रूप में कुछ नहीं भरते थे। कुलीन वर्गीय ये लोग भी टैक्स के रूप में कुछ नहीं देते थे, बस केवल तृतीय स्टेट के लोग ही क्या करते थे, टैक्स देते थे। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि समाज के किस वर्ग से टैक्स यानी कर वसूला जाता था, तो तृतीय स्टेट से कर वसूला जाता था। प्रथम स्टेट को किस नाम से जानते हैं, तो पादरी, द्वितीय स्टेट को कुलीन के नाम से जानते थे। पादरी कहां रहा करते थे, तो चर्च में रहा करते थे। ठीक है। तो इनको राजा के तरफ से एक अधिकार मिला था, किसको, तो पादरी लोगों को एक अधिकार मिला था जिसका नाम रखा गया था दैवीय शक्ति सिद्धांत। क्या नाम रखा गया था, दैवीय शक्ति सिद्धांत। तो ध्यान देंगे यहां पर कि दैवीय शक्ति सिद्धांत जो होता है, इनको पादरी लोगों को मिला था राजा की ओर से। राजा इसमें क्या करता था, इस सिद्धांत के माध्यम से पादरी लोगों को एक अधिकार दे दिया था। क्या अधिकार दे दिया था कि इसके अंतर्गत कोई भी अगर अधिकारी बनता है तो वो आपका जन्मजात होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वंशानुगत चलेगा। अगर इस वर्ग के कोई भी व्यक्ति कोई अधिकारी बन जाते हैं तो उसका वंशानुगत चलते रहेगा। ठीक है। वंश उनका उस आधिकारिक पद पर रहेगा और कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह नहीं आ सकता। दूसरी चीज, ये लोग पादरी लोग जो थे, ये तृतीय स्टेट के लोगों से हमेशा जब चर्च के रूप में ये टैक्स वसूलने आते थे तो ये हमेशा इनको कहते थे कि राजा जो है ना, इसे ईश्वर ने आप लोगों की सेवा में भेजा है, उसे ईश्वर का दूत का है। वो जो राजा बैठा है आपसे टैक्स ले रहा है तो वो ईश्वर का एक क्या है, तो दूत है, और वो आपके लिए जो है ना जो भी काम करेगा वो आपके हित के लिए करेगा। ठीक है। और इसी को आधार बना करके ये तृतीय स्टेट वालों से भी क्या करता था, टैक्स लेता था इस जगह पर। तो आपको ध्यान रखना है, दैवीय शक्ति के सिद्धांत पर टैक्स भी वसूला जाता था। साथ साथ पादरी लोगों का जो आधिकारिक पद था वो वंशानुक्रम बनाया गया था। ठीक है। कोई भी अधिकारी बनेगा
तो वो वंशानुक्रम चलेगा, ना तो इस स्टेट से ये अधिकारी बन सकता है, ना तो इससे ये कोई अधिकारी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो तृतीय स्टेट था, इनसे जो कर लेता था, ये दो तरह का कर लेता था। ठीक है, एक कौन कर लेता था, तो एक कर जो था राजा सीधे लेता था तृतीय स्टेट से, और एक पादरी लोग चर्च के रूप में लेता था। तो इसमें दो तरह का कर था, एक था टाइल और एक था टीथे। एक था टाइल, दूसरा क्या था, टीथे। एक टाइल, दूसरा क्या था, टीथे। तो ध्यान रखेंगे इस समय दो टैक्स लगता था, टाइल और टीथे। ठीक है, टाइल और टीथे, टाइल और टीथे। तो पूछेगा टाइल किस प्रकार का कर था, तो ये चर्च के रूप में कर लेता था, चर्च वाले व्यक्ति लेते थे। कहने का मतलब ये कैसा कर था, तो धार्मिक कर था। कैसा कर था, तो धार्मिक कर था। और राजा जो ये कर लेता था टीथे, ये कैसा कर था, तो प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, कैसा कर था, तो प्रत्यक्ष कर था ये टाइल और टीथे। ये आपका टीथे हो गया कौन सा, प्रत्यक्ष, और धार्मिक कर कौन था, तो टाइल था। तो ये दो प्रकार का कर किन्हें देना पड़ता था, तो तृतीय स्टेट वर्ग के लोगों को देना पड़ता था। तो देखिए पहला कारण आपका सामाजिक कारण से यहां पता चलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका बना है। अगर आप थ्योरी ध्यान से सुनेंगे तो आप हर एक प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो एक बार हम फटाक से इनका रिवीजन मार देते हैं, तब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। देखिए फ्रांसीसी क्रांति होने का एक प्रमुख कारण सामाजिक क्रांति भी था। फ्रांस में किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का शासन था। तो बुर्बो वंश के समय ये जो राजा बना था, हम आपको बता दें कि यहां जो राजा बना था तो लुई 14वां बना था। ठीक है, राजा कौन था, तो लुई 14वां था राजा इस समय बुर्बो वंश का। इसका समाज कितने वर्गों में बटा था, तो 3 वर्गों में। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट कुलीन और तृतीय जनसाधारण लोग थे। ठीक है, पादरी ना तो टैक्स देता था ना ही कुलीन देता था, केवल तृतीय स्टेट के लोग कर देते थे। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, बुर्बो वंश के राजा के अनुसार पादरी को एक दैवीय शक्ति सिद्धांत था कि वो चर्च यानी धर्म के आधार पर टैक्स ले सकता था, और इसमें इसे एक ऐसा अधिकार था कि कोई भी आधिकारिक पद यदि किसी व्यक्ति को मिला है पादरी में, तो उसका वंशानुक्रम चलते रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसके जगह पर नहीं आ सकता है। तो इसमें कर दो तरह का लगता था, एक राजा जो स्वयं कर लेता था, और एक चर्च के रूप में जो पादरी लेता था। तो राजा जो टैक्स लेता था उसका नाम था टीटे, जो एक किस प्रकार का कर था, प्रत्यक्ष कर था। और ये जो चर्च था ये टाइल था, और ये किस प्रकार का कर है, तो धार्मिक कर था। ठीक है, तो धर्म के आधार पर लिया जाने वाला कर टाइल, और राजा जो लेता था वो टीथे नाम का कर था। तो देखिए ये इनका एक प्रमुख कारण रहा है, जो कि यहां पर आपका ये एक प्रमुख कारण बनता है फ्रांसीसी क्रांति होने का। ठीक है, तो दूसरा इनका प्रमुख कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण। दूसरा क्या कारण था, तो राजनीतिक कारण। हम लोग इस राजनीतिक कारण को हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो राजनीतिक कारण था, किस प्रकार से राजनीतिक बदलाव के कारण जो है, परिवर्तन के कारण फ्रांस में क्रांति उभर आई। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर एक बार में नहीं समझे हैं तो दोबारा आप रिवाइज करके इस वीडियो को फिर से देखें और इसको समझने का प्रयास करें। यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप जो पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात इटली सबका एकीकरण, तो आपको इसी से जुड़ता हुआ मिलेगा इटली का एकीकरण। कैसे, तो देखिए जिस समय ये फ्रांसीसी क्रांति होता है उस समय लुई 16वां बुर्बो वंश का राजा रहता है। ठीक है, जनता के साथ इतनी सारे अन्याय होता है जिसके वजह से देशद्रोह के आरोप में लुई 16वां को फांसी की सजा दे देता है। ठीक है, और जब यह लुई 16वां फ्रांस की गद्दी को छोड़ता है तो इसके बाद फ्रांस के व्यक्ति लोग, वहां के जनता लोग ये चाहते थे कि इस गद्दी पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे, ठीक है, जो कि फ्रांस के समाज को अच्छी तरह से समझे और इसे अच्छी तरह से चला सके। तो इसके बाद जो यहाँ का शासक बनता है वो बनता है नेपोलियन बोनापार्ट।
ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है फ्रांस की तो इसके साथ तो ठीक तरह से आते थे पेश, परंतु आसपास में जहां भी टैक्स वगैरह तहसीलते थे वहां के जनता लोग इनसे ना खुश थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन भी वहां से हट गए, उनकी भी वहां पर हार हो गई। जिसके बाद फिर से पुनः वहां पर उदय हो जाता है किसका, तो बुर्बो वंश का लुई 18वां फ्रांस का क्या बन जाता है, तो फिर से राजा बनता है। और यही प्रोसेस जब आगे आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि अंत में जब यहां से चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी से हटता है तो किस तरह से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होती है, और इसी का प्रभाव इटली, जर्मनी, इन सभी के एकीकरण में आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण, सामाजिक कारण क्या है, उनके बारे में आपको समझाया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आप उन्हें एक स्टार पॉइंट में लिख करके लाइन बाय लाइन आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।